नमस्कार दोस्तों, अनदर व्यू पॉइंट के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज इस विषय में मैं आप लोगों के साथ जो विषय मैं शेयर कर रहा हूँ, इट इज़ हाईली इम्पॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट सब्जेक्ट स्पेशली रिलेटेड टू रियल एस्टेट कंपनीज। भारत में एक कानून रिसेंटली इंसॉल्वेंसी ब्यूरोक्रेसी कोड के तहत पास होता है, जिसमें कुछ क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ अपॉइंट की जाती हैं, जिनको NCLT बोलते हैं, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। और ये नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल परेशान और डूबती हुई कंपनियों को बचाने के लिए आया था, मगर धीरे धीरे जैसा ये रुख लेता जा रहा है और जिस तरह से इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है, आपके भी संज्ञान में कुछ ऐसे केस जरूर आए होंगे जहाँ पे कुछ कंपनियाँ खुद प्लान करके NCLT में चली गई। उनकी मैनेजमेंट ने अपने एसेट्स को इधर उधर कर दिया और अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया। हज़ारों लाखों लोगों के रुपए पैसे डूब गए। वीडियोकॉन और मेरा पिछला वीडियो उसमें देखिए, मैंने 8-10 कंपनियों का नाम भी लिया है। दोस्तों, आज मैं एक बड़ा स्पेशल सा सिचुएशन और स्पेशल केस बता रहा हूँ जो NCLT में कल्पना नहीं की जा सकती कि ऐसा भी हो सकता है। दिल्ली की एक बड़ी रेपुटेड रियल एस्टेट कंपनी, नाम नहीं लेंगे क्योंकि हो सकता है वो NCLT से बाहर भी आ जाए। उस कंपनी ने जब कोई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बिकता है तो उसमें कॉस्ट के अलावा इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी IFMS जिसको बोलते हैं, ये भी बिल्डर कस्टमर से चार्ज करते हैं। ये एक फंड होता है, कंसोलिडेटेड फंड होता है, जो कॉर्पस इसलिए क्रिएट किया जाता है कि कभी साइट पे कोई मेजर खर्चा आता है, मान लीजिए ट्रांसफार्मर उड़ जाते हैं, कोई बहुत मेजर नुकसान हो जाता है, तो बिकॉज द मेंटेनेंस एजेंसी उस समय चंदा नहीं इकट्ठा कर सकती है, तो ये कॉर्पस बिल्डर अपने पास क्रिएट करता है। जब भी वहाँ की RWA फॉर्म होती है, ये कॉर्पस RWA को दे दिया जाता है। अगर RWA सक्षम है मेंटेन करने के लिए, नहीं तो बिल्डर मेंटेन करता रहता है। भाइयों, कभी आपने सुना है कि अभी तक ही सुना था कि फाइनेंशियल क्रेडिटर्स प्लॉट बायर्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स बैंक हो सकते हैं जिन्होंने उस प्रोजेक्ट के ऊपर लोन दिया हो, फाइनेंशियल क्रेडिटर वो ठेकेदार हो सकते हैं जिन्होंने उस प्रोजेक्ट में काम किया हो लेकिन उनको पेमेंट नहीं मिली हो। समझ में आता है। फाइनेंशियल क्रेडिटर्स इवन वो स्टाफ हो सकता है जो हायर मैनेजमेंट में हायर किया जाता है, जिनकी सैलरीज बहुत अच्छी होती हैं, पर मान लीजिए कंपनी उनको 8-10 महीने से सैलरी नहीं देती, तो वो भी फाइनेंशियल क्रेडिटर में NCLT में जा सकते हैं। मगर ये पहली बार हुआ है कि किसी RWA ने अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग बेस्ड कंपनी को अपनी IFMS लेने के लिए, जबकि वो वहाँ के रेजिडेंट मेंटेनेंस, रेगुलर मेंटेनेंस नहीं पे कर रहे थे, अपनी IFMS लेने के लिए उन्होंने NCLT में अपील की और साहब अपील एक्सेप्ट हो गई। चलता हुआ जहाज में छेद कर दिया गया कि अब इसको डुबा दो। अफसोस इस बात का है कि NCLT जो ट्रिब्यूनल है वो सफिशिएंट टाइम, सफिशिएंट विजडम, सफिशिएंट, जिसको हम कहते हैं कि सफिशिएंट एक्यूमेन ऑफ कीपिंग द कंपनी लाइव, को कई बार नहीं इस्तेमाल कर रही। और जब एक बार कंपनी इंसॉल्वेंसी में जाने लगती है तो सबसे पहले IRP अपॉइंट होता है। कंपनी की जो मेन मैनेजमेंट है, जो वहाँ के मेन मालिक हैं, उनका रोल ख़त्म। उसके बाद IRP मालिक बन जाता है और लगभग कई ऐसे केस हो रहे हैं जिसमें 2-2 हज़ार, 20-20 हज़ार करोड़ों की कंपनियां कौड़ियों में नीलाम हो रही हैं। खरीदार कौन है? बोलूं कि ना बोलूं? चलो नहीं बोलता, पता है आपको। अब इसके अगेंस्ट में आवाज़ उठनी चाहिए, इसके अगेंस्ट में संवाद होने चाहिए, इसके अगेंस्ट में विचार होने चाहिए। और कोई ज़रूरी नहीं कि आप एक लेखक हैं, संपादक हैं तभी आप लिख सकते हैं। एक आम आदमी लिखे, व्हाट्सएप में नहीं यार, प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप्स में मत भेजो, आप न्यूज़पेपर को भेजो, आप लीगल एजेंसीज को अपने राइटअप भेजो। सरकार का इरादा खराब नहीं था। जब 498 दहेज उत्पीड़न का कानून आया था, तो ये कानून उन कन्याओं को, उन बच्चियों को बचाने के लिए आया था जिनके साथ दहेज उत्पीड़न होता है। पर बाद में हुआ क्या? पति उत्पीड़न चालू हो गया यार। माँ बाप को शादी करने में डर लगने लग गया बच्चों की। उसी तरह का ये कानून आया है। इस कानून में रिक्वायर्ड सुधार होने चाहिए। मेरे संज्ञान में, मेरे नॉलेज में एक चीज़ आई है कि संसद में अभी 2-3 दिन पहले कुछ डिस्कशन हुआ है इसको लेकर के। आई डोंट नो सरकार इस टॉपिक तक पहुंच पाई है कि नहीं,
इससे तो हमारे कंज्यूमर फोरम में ठीक थे, कम से कम वहाँ न्याय तो मिलता था। यहाँ तो कोई सज़ा का भी प्रावधान नहीं है। मेरा एक ही सजेशन है, सिर्फ एक क्लॉज इसमें ऐड कर दीजिए। एनसीएलटी में जाने के बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, फाइनेंशियल एजेंसी जो इन्वेस्टिगेशन करती हैं, उनके थ्रू जरूर ये जांच पड़ताल होनी चाहिए कि क्या कंपनी के मालिकान ने अपने एसेट्स इधर के उधर किए थे, और अगर किए थे तो सज़ा का प्रावधान कीजिए 7 साल की। उसमें सिर्फ 6 महीने नॉन बेलेबल कर दीजिए कि आप बेल की अपील भी नहीं लगा सकते। मैं कहता हूँ 50% कंपनियाँ एनसीएलटी में नहीं जाएंगी, वही लोग जो चला नहीं पा रहे बहुत बढ़िया चला ले जाएंगे। अगर आप लोग मेरी इस बात से सहमत हैं और आप भी किसी ऐसी कंपनी में प्रॉपर्टी खरीद के उसके इस गलत इरादतन आत्महत्या का शिकार हुए हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपने कमेंट्स ज़रूर डालें कौन कौन सी कंपनियों में आपको इस तरह का अंजाम मिला है। और ये जो मैंने एक गुड़गांव की कंपनी का एग्जांपल दिया जहां वहां की आरडब्ल्यू एनसीएलटी में ले गई, गलत है। अच्छी कंपनियां भी हैं जो काम करना चाहती हैं संजीदगी से। तो कानून में ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि कोई शरारती तत्व अगर किसी कंपनी को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है तो सज़ा उसकी भी होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है आप मेरी बात से सहमत हैं। धन्यवाद।